Hello students, in our previous lecture of research methodology, we discussed about the questionnaire and its merits and demerits. I told you that questionnaire is a form in which various questions are made for that questionnaire is asked from the respondents to fill on, and and from that response of respondents we get that information which we require in our further research. हमें अपनी रिसर्च में जो भी डेटा चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम दैट क्वेश्चनायर, राइट? सो in today's lecture we will discuss about the main aspects of a questionnaire, what is schedule, difference between questionnaire and schedule, right? So the main aspects of questionnaire, अभी हम रिपीट कर रहे हैं इसे, कल भी हमने पढ़ा था कि क्वेश्चनायर के मेन एस्पेक्ट्स क्या क्या चाहिए. अभी हम इसे जल्दी जल्दी करेंगे. क्वेश्चनायर में मेन चीज़ें क्या चाहिए होती हैं. दैट एक जनरल फॉर्म होता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होगा या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होगा. स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स और कमेंट्स का अपने वर्ड में देने के लिए उनको एक फॉर्मेट मिल जाता है, राइट? एक फॉर्मेट मिल जाता है उनको. उस फॉर्मेट मतलब क्वेश्चंस का भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा और आंसर्स लिखने के लिए भी स्पेस होगा, या अपने मन से अगर आंसर लिखना चाहता है रिस्पॉन्डेंट्स तो उसके लिए भी स्पेस होगा, ठीक है. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर इंटरव्यूअर इज प्रोवाइड विद द जनरल गाइड ऑन द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द कलेक्टेड. ही कैन फॉर्म इज ओन क्वेश्चन. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर्स में क्या होता है, इंटरव्यूअर जो होता है उसको हम गाइडेंस दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम गाइड कर देते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए, आप कलेक्ट करिए. तो वो अपने आप से क्वेश्चंस डेवलप करता है, ठीक है. आंसर्स आर टेकन डाउन इन रिस्पॉन्डेंट्स ओन वर्ड. आंसर्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं? रिस्पॉन्डेंट्स के ओन वर्ड्स में एट टाइम रिकॉर्डेड ऑन टेप, और जो कि उसी टाइम पर टेप पर भी रिकॉर्ड किए जाते हैं. सेकेंड थिंग इज क्वेश्चन के सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. क्लियर होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए. पहले इजी क्वेश्चंस होने चाहिए, फिर टफ क्वेश्चंस होने चाहिए, और कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट का इंटरेस्ट आया आपका क्वेश्चनायर फिलअप करने में. और ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए जो कि उसकी मेमोरी पे स्ट्रेस करें, ठीक है. और इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, और पहले जनरल क्वेश्चंस होने चाहिए, फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन या स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि हम मेन मुद्दे पे हम बाद में आएंगे, और इजी और जनरल मुद्दा हम पहले डिस्कस कर लेंगे, राइट. एंड अदर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चनायर इज क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसी होगी. लैंग्वेज हम ईजी रखेंगे, ठीक है. कोई एम्बिगुअस वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, डबल मीनिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, राइट. और ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे, ऐसी लैंग्वेज रखेंगे जो कि नॉर्मल लेमन लैंग्वेज है, जो कि लोग ईजिली समझ लेते हैं, ठीक है. और इमोशनल कॉनोटेशन या डेंजर वर्ड्स का हम कम से कम यूज़ करेंगे. नाउ टुडे फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एसेंशियल्स ऑफ गुड क्वेश्चनायर. एक अच्छा क्वेश्चनायर कैसा होता है? देखिए, अ गुड क्वेश्चनायर शुड शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा और आसान होता है. लॉजिकल सीक्वेंस में होता है, यानी कि पहले इजी क्वेश्चंस होते हैं, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर और टफ क्वेश्चंस हम पूछते हैं. यानी कि हम सीधे कहीं एंटर नहीं कर जा रहे, पहले हम जा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, डोर ओपन कर रहे हैं, फिर हम एंटर कर रहे हैं, राइट. तो ये हमारा, हम दीवार तोड़ के अंदर नहीं जाएंगे, राइट. ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए. टेक्निकल टर्म्स शुड बी अवॉइडेड. जो ऐसे टर्म्स जो कि हर एक के समझ में नहीं आते, वो टर्म्स हम यूज़ नहीं करेंगे. जैसे साइंस के टर्म्स होते हैं, जैसे कि कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, साइंस के टर्म्स होते हैं, फिजिक्स के टर्म्स होते हैं, वो हमारे समझ नहीं आते. ऐसे टर्म्स का यूज़ हम नहीं करेंगे. सम कंट्रोल क्वेश्चंस हम कुछ कंट्रोल क्वेश्चंस हम उसमें डालेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि रिस्पॉन्डेंट सही जवाब दे रहा है या बायस्ड है, राइट. क्वेश्चंस अफेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिस्पॉन्डेंट शुड बी अवॉइडेड. ऐसे क्वेश्चन हम अवॉइड करेंगे जिससे उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो, राइट. फिर एडिक्वेट स्पेस हमें देना पड़ेगा, सफिशिएंट स्पेस देना पड़ेगा क्वेश्चनायर में उसको आंसर करने के लिए. और ऐसा प्रोविज़न भी हम उसमें रखेंगे, ऐसे ऑप्शंस भी हम उसमें रखेंगे, जैसे कि अगर वो नहीं दे पा रहा है या वो प्रेफर नहीं करता देना, ठीक है, इफ़ ही इज़ नॉट सपोज टू गिव एनी आंसर, तो उसके लिए भी हम कुछ प्रोविज़न्स रखेंगे, जैसे कि डू नॉट नो एंड नो प्रेफरेंस, राइट. डायरेक्शन रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ क्वेश्चनायर शुड बी गिवन. इसका मतलब उसको हम पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि क्वेश्चनायर कैसे फिलअप करना है. फिजिकल अपीयरेंस, क्वालिटी ऑफ पेपर अच्छी रहेगी, कलर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, हमारी फॉन्ट साइज़ वगैरह, ये हम अच्छा रखेंगे. नेक्स्ट इज शेड्यूल मैथड. शेड्यूल मैथड, इट इज़ ऑल्सो मैथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली यूज इन द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स. एंड शेड्यूल्स भी क्वेश्चनायर के जैसे ही होते हैं, लेकिन शेड्यूल्स में जैसे कि क्वेश्चनायर में रिस्पॉन्डेंट खुद उसे फिल करता है, इसमें शेड्यूल में एक एन्यूमरेटर अपॉइंट किया जाता है जो रिस्पॉन्डेंट के बिहाफ में उसे फिल करेगा.
ठीक है, लिखेगा वो वही जो रिस्पोंडेंट बोलेगा, लेकिन वो खुद से लिखेगा। ठीक, एन्यूमरेटर्स आर स्पेशली अपॉइंटेड फॉर फिलिंग क्वेश्चनायर, और एन्यूमरेटर्स को स्पेशली इसी काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। एन्यूमरेटर का काम क्या होता है, वो एक्सप्लेन करेगा कि रिस्पोंडेंट को कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या होना है आगे। ठीक है, और उससे फिर जब वो क्वेश्चन करेगा तो रिस्पोंडेंट उसको जो आंसर करता जाएगा वो उसमें लिखता जाएगा। ठीक है, इन द words of Thomas Carson McCormick, the schedule is nothing more than a listing of question which it seems necessary to test the hypothesis। ये वो टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसके थ्रू हम फिर क्या करते हैं, आगे चल के हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ऑलराइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, देखिए, क्वेश्चनायर जनरली हम मेल के थ्रू भेजते हैं। ठीक, शेड्यूल को हम डायरेक्ट फेस टू फेस फिलअप करवाते हैं। राइट, क्वेश्चनायर में नो फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम सेंडर, यानी जो सेंडर है वो आगे कुछ नहीं बताता, उसने मेल कर दिया, अब रिस्पोंडेंट की जिम्मेदारी है उसे भरना और उसे मेल बैक करना। लेकिन शेड्यूल में ऐसा नहीं होता, शेड्यूल इज़ फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर। शेड्यूल में सेंडर एक एन्यूमरेटर भी भेजता है शेड्यूल के साथ साथ, जो कि उस शेड्यूल को फिलअप करता है। राइट, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट इज़ अ चीपर मैथड। क्वेश्चनायर फिलिंग इज़ अ चीपर मैथड, सस्ता होता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट मेल कर दे रहे हो उसको एंड वो खुद भर के भेज रहा है, तो उसमें और कोई कॉस्ट नहीं लग रही। लेकिन शेड्यूल इज़ एक्सपेंसिव। शेड्यूल इज़ एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एन्यूमरेटर हायर करना है, हायर मतलब अपॉइंट करना है एंड ट्रेनिंग देनी है उसको कि आपको कैसे अपना क्वेश्चनायर भरवाना है। नॉन रिस्पॉन्स इज़ हाई हेयर। नॉन रिस्पॉन्स मतलब ऐसा कई चांसेस आ सकते हैं, कई जगह आ सकती है जहाँ पर आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे, रिस्पोंडेंट्स नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन नॉन रिस्पॉन्स इज लो इन केस ऑफ शेड्यूल। नॉन रिस्पॉन्सेज हाई की जगह लो कर देंगे यहाँ पे। इन केस ऑफ शेड्यूल नॉन रिस्पॉन्सेज लो, कम होता है, ना रिस्पॉन्स ना मिलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि शेड्यूल में उसको खुद तो भरना है नहीं, है ना, रिस्पोंडेंट को खुद तो नहीं भरना, एन्यूमरेटर उससे भरवा ही लेगा, इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर हु रिप्लाइज। इसमें हमें क्वेश्चनर में हमें ये नहीं पता चलता कि रिस्पोंडेंट ने खुद भरा है या किसी और से भरवाया है, लेकिन आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पॉन्डर इज़ नोन इन केस ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल के केस में ऐसा कंफर्म होता है कि रिस्पॉन्डर नहीं भरा है, क्योंकि एन्यूमरेटर उसे फेस टू फेस भरवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चनायर इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्वेश्चनायर स्लो प्रोसेस है क्योंकि पहले हम उसे मेल करेंगे, फिर वो मेल ओपन करेगा, फिर जब उसे टाइम मिलेगा वो उस अकॉर्डिंग उसे फिलअप करेगा धीरे धीरे करके, और फिर उसके बाद वो उसे मेल करेगा जब उसको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट, ठीक, शेड्यूल में ऐसा नहीं होता, इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड वेल इन टाइम। टाइम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है क्योंकि एन्यूमरेटर वहाँ पे खुद खड़े होके ये काम कर रहा है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। क्वेश्चनायर के केस में हमारा उनसे रिस्पोंडेंट से कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, हम उसके पास नहीं जाते। ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते। लेकिन इधर क्या होता है शेड्यूल में, ऐसे जैसे कि हम उससे फेस टू फेस करा रहे हैं या टेलीफोनिक करवा रहे हैं, तो देयर इज़ अ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन एन्यूमरेटर एंड रिस्पोंडेंट। राइट, क्वेश्चनायर कैन बी यूज ओनली व्हेन रिस्पोंडेंट इज एजुकेटेड। क्वेश्चनायर मेथड को हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा रिस्पोंडेंट एजुकेटेड है एंड कोऑपरेटिव है, यानी रेडी टू आंसर है, वो आंसर करना चाह रहा है, तभी हम उसको, पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो मेल ओपन कर ले, हमारे क्वेश्चंस को समझ ले, और उसके बाद उस विलिंगनेस हो उसकी रिस्पॉन्ड करने की। ठीक, लेकिन शेड्यूल में ऐसा नहीं होता। हम इलिटरेट्स, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते, हम उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ शेड्यूल। जैसे कि हमें किसी विलेज एरिया से डेटा उठाना है, या हमें ऐसे लोगों से डेटा उठाना है जो लोग लेस एजुकेटेड हैं, हमें उनसे पूछना है कि आप कैसे एटीएम जाते हो, बैंक जाते हो, इस तरीके के अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उनको क्वेश्चनायर्स नहीं दे सकते, बिकॉज दे कांट स्टडी। ठीक है, अगर एक लेबर लेवल के पर्सनस जो हैं, तो हमें उनसे क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल के थ्रू हम उनसे डेटा कलेक्ट करवाएंगे। ठीक, और क्वेश्चनायर मेथड इज़ मोस्टली यूज वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज़ वाइडर। जहाँ पे हमारा सैंपल बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैले हुए हैं, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनायर मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे कि इस एरिया पे है, फिर कोई ऐसी एरिया पे है जो बहुत दूर है, कोई फॉरेन में भी हो सकते हैं हमारे रिस्पोंडेंट, तो उस केस में क्वेश्चनायर मेथड इज़ गुड। लेकिन
नो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल, शेड्यूल मेथड में हम ज़्यादा जब वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैम्पल्स का, जब ज़्यादा दूर तक फैले होते हैं तो वहाँ पर हम शेड्यूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब सक्सेस डिपेंड्स, क्वेश्चन की सक्सेस जो हमें डेटा चाहिए वो किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। अगर हमारा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अच्छी लैंग्वेज है, इजीली अंडरस्टूड है, तो ही सक्सेस हमें मिलती है, ठीक है। अदरवाइज अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है क्वेश्चन की तो हमें वो डेटा नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए था। बट इन केस ऑफ शेड्यूल सक्सेस डिपेंड्स ऑन द ऑनेस्टी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ, ये क्वेश्चन की जगह यहाँ पर आप एन्यूमरेटर कर देंगे, ठीक है। इसे यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, एन्यूमरेटर। तो सक्सेस डिपेंड्स ऑन द ऑनेस्टी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एन्यूमरेटर, यानी कि जो ट्रांसलेटर हमने बीच में अपॉइंट किया था उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी ऑनेस्टी और उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर डिपेंड करती है सक्सेस। जो हमें डेटा चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसे पता चलेगा। कब कैसे कंफर्म होगा, उसकी ऑनेस्टी और उसकी कॉम्पिटेंस से, राइट। अदर मेथड्स, और भी मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के, देखिए जैसे कि वारंटी कार्ड्स। वारंटी कार्ड जैसे कि हम कुछ परचेज करते हैं, राइट, तो उसमें एक छोटा सा पोस्ट कार्ड साइज़ का कार्ड आता है, तो वो उसमें क्या उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, फीडबैक होता है, और वो फीडबैक हमें वापस करना होता है डीलर को या रिटेलर को जिससे हम खरीद के लाए हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू भी हमें इन्फॉर्मेशन, अगर हमें मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उससे जाके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर ऑडिट्स। डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर ऑडिट्स वाले क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जो डीलर होता है वो उसके जो सेल्समैन होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में, मैन्युफैक्चरर्स के जो सेल्समैन होते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, तो उनसे भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल स्टोर्स पर वीवो कंपनी के अपने हायर बंदे होते हैं, और ओप्पो कंपनी के अपने हायर सेल्स पर्सनस होते हैं, ठीक है। तो अब उनके हायर्ड पीपल जो ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रहे हैं तो उनसे भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। पेंट्री ऑडिट्स, पेंट्री ऑडिट होता है, इट इज़ अ बास्केट, ठीक है। जैसे शॉप्स होती हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं, मेगा मार्ट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होती हैं, बास्केट्स होती हैं, ठीक है। बास्केट्स में प्रोडक्ट्स रखे होते हैं अलग अलग कैटेगरी के। अब मान लीजिए सॉल्ट है या कोई मसाला है, इट कम्स इन 50 ग्राम पैकेट, इट कम्स इन 100 ग्राम्स पैकेट, इट कम्स इन 200 ग्राम्स पैकेट्स, ठीक है। एंड उसकी प्राइसिंग भी अलग अलग होती है। तो वो एक बास्केट हमारा कितने जल्दी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। 50 ग्राम वाला जल्दी खत्म हो रहा है, 100 ग्राम्स वाला जल्दी खत्म हो रहा है, 200 ग्राम्स वाला जल्दी खत्म हो रहा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, उस पेंट्री का ऑडिट करके हमें पता चल जाएगा, इससे चेक करके हम पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, क्या चीज़ की मार्केट में डिमांड कम है, लोग कौन सा ब्रांड ज़्यादा परचेस करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गोल्डी के सारे प्रोडक्ट्स एक जगह लगे होते हैं, एवरेस्ट के सारे गोल्ड प्रोडक्ट्स एक जगह लगे होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें जो जो रैक हमारा, जो बास्केट हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा ब्रांड लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इससे भी हम अपनी रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स पैनल। जब पेंट्री ऑडिट डन एट रेगुलरली बेसिस, डेली रिकॉर्ड ऑफ कंजम्पशन ऑफ सर्टेन कंज्यूमर। अब हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर का पैनल, कुछ कंज्यूमर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। कंज्यूमर्स को, एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स या सैम्पल कंज्यूमर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको हम टाइम पर इंटरव्यू कर सकते हैं, हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी इंटरव्यू कर सकते हैं या पूरी कंटिन्यूस इंटरव्यू उनसे कर सकते हैं उनकी बाइंग हैबिट्स को जानने के लिए, राइट। अदर मेथड्स क्या यूज़ होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, ट्रांजिटरी कंज्यूमर पैनल्स, लिमिटेड टाइम में के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट टाइम के लिए आपने कंज्यूमर पैनल्स को यूज़ किया, उसके बाद उनसे फिर आपने डेटा नहीं लिया, ठीक है। कंटिन्यूइंग कंज्यूमर पैनल, आप हमेशा इनडेफिनिट पीरियड, आपको पता नहीं आप उन कंज्यूमर्स से कब तक डेटा कलेक्ट करोगे, लेकिन आपका वो कंज्यूमर पैनल हमेशा के लिए आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइस में आ जाते हैं कैमराज, सीसीटीवी कैमराज, मोशन कैमराज, कई तरीके के कैमराज यूज़ होते हैं, राइट। अदर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, और भी मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, राइट, लाइक डेप्थ इंटरव्यू एंड कंटेंट एनालिसिस। डेप्थ मतलब डीप इंटरव्यू। डीप इंटरव्यू हम कब लेते हैं, जब हमें बहुत कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है, कुछ हिडन चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं, ऐसी चीज़ें जो रिस्पोंडेंट हमें डायरेक्टली नहीं बताएगा, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम उसे किसी घुमा फिरा के किसी पॉइंट पर ले आएँ तो वो उस चीज़ को समझे और उसके बारे में हमें कुछ बता सकता है, राइट। इट इज़ रिगार्डिंग टू एक्सप्लोर द नीड्स फीलिंग्स ऑफ रिस्पोंडेंट, स्किल इज़ रिक्वायर्ड इन डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए कि आप उसको, जो इंटरव्यूअर है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पुट ऑन करे, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्शन होता है ना, उसको कोई चीज़ शो करे तो उससे उसे याद आता है और फिर वो उस बारे में बताता है, राइट। कंटेंट एनालिसिस में हम कैसे डेटा निकालते हैं, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स से डेटा लेके उसके कंपेयर करके उसमें से फिर कुछ नई चीज़ निकालना। सेकेंड काइंड ऑफ डेटा इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आप पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी डेटा इज द डेटा दैट इज
ऑलरेडी अवेलेबल, जो कि पहले से ही कैलकुलेट किया गया है, राइट। अब ये डेटा कहाँ से हमें मिलता है, देखिए पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार का डेटा, जो सरकार डेटा डेवलप करती है अपना किसके रिगार्डिंग, टेक्निकलिटीज़ के रिगार्डिंग एंड ट्रेड जर्नल्स से। टेक्निकल जर्नल्स आते हैं ना, जैसे डिजिटल वगैरह आते हैं, ठीक है, मैगजीन्स आती हैं, ट्रेड जर्नल्स आते हैं, राइट। जैसे इंडियन इंडस्ट्रीज़, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेटाज आते हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के डेटाज आते हैं, इंडियन FMCG सेक्टर्स का डेटा अगर हमें चाहिए तो हमें कहाँ से मिल सकता है, पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, बुक्स, मैगजीन्स एंड इंडिया टुडे, न्यूज़ टुडे, बिजनेस टुडे, इस तरीके की मैगजीन्स आती हैं, इससे भी हम डेटा ले सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर आता है, अगर हमें इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा चाहिए तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री अपने भी पब्लिकेशंस निकालती है, अपनी भी मैगजीन्स निकालती है इंडस्ट्रीज़, राइट। कौन, जैसे है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो ये इंडियन इंडस्ट्रीज़ का पब्लिकेशन है, इसमें ये कंपनीज़ को अवार्ड करते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो कंपनीज़ की परफॉर्मेंस वगैरह हमें निकालनी है तो उसमें से हम ले सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। बैंक्स, रिपोर्ट्स बाय रिसर्च स्कॉलर्स, ऐसी अदर रिसर्च स्कॉलर्स ने जो स्टडी करी है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने जो स्टडी करी है, या इकोनॉमिस्ट्स ने जो स्टडी करी है, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स, जैसे सेंसस वगैरह होता है, ठीक है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग वर्क करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ से भी हम डेटा ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। एक सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो दैट शुड बी रिलायबल, भरोसेमंद होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, राइट। सेकेंड इज सूटेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा ऐसा होना चाहिए जो आपके रिसर्च को सूट करता हो, ठीक। पता चला आपने डेटा ले लिया लेकिन वो आपके रिसर्च में किसी काम का नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट इज एडिक्वेसी ऑफ डेटा, डेटा एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम डेटा होगा तो आपके रिसर्च को वो फेल कर देगा। अच्छा, और कौन सा मेथड आप डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ पर बेस्ड होता है, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। फर्स्ट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंक्वायरी, कुछ डेटा ऐसा होता है जो हमें कहीं रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, वो हमें खुद ही जाके फील्ड स्टडी से लेना पड़ेगा। सो द बेसिस इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी, कि आप क्या चीज़ इंक्वायर करना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में पता लगाना चाहते हो। सेकेंड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मतलब कितना मनी आपके पास अवेलेबल है। आप देखिए डेटा कलेक्शन मेथड्स, डेटा कलेक्शन हम फ्री में तो नहीं कर सकते, उसमें हमें तो कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ स्पेंड करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू अवर पॉकेट, अकॉर्डिंग टू अवर इकोनॉमिक, अकॉर्डिंग टू अवर रेंज, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक कोई मेथड डेटा ऑफ कलेक्शन का मेथड, डेटा कलेक्शन का मेथड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फैक्टर, कितना टाइम है हमारे पास रिसर्च के लिए, अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम ऐसा मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि लंबे टाइम तक हमारी रिसर्च चलती है जिसमें, ठीक है। कम टाइम है तो हमें ऐसा मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हमें जल्दी से जल्दी डेटा मिल जाए। प्रिसीजन रिक्वायर्ड मतलब कंक्रीटनेस, कितना फिक्स होना चाहिए, उसमें कितनी परफेक्शन होनी चाहिए। ऑलराइट, I hope you understand all the topics. Thank you class. If you have not understand any of the topic, you can ask me. Thank you so much.